हेलो एवरीवन। एस ब्लॉक के इस लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे, जहां लास्ट लेक्चर में देखे थे उसके आगे देखेंगे। हम लोग अभी अल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब इसको खत्म करेंगे। तो इसमें हम लोग लास्ट के लेक्चर में देख रहे थे, कुछ टर्म्स देखे थे। पहला हम लोग देखे थे थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी मेरा आया था, फिर से हम सारे पॉइंट्स को लिख रहे हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन इफेक्ट। जिस केस में पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसका एनायन जल्दी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और एनायन में डिस्टॉर्शन होने की वजह से उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। तो पोलराइजेशन इफेक्ट किस बात पर निर्भर करता है? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, वो इनवर्सली किस बात पर डिपेंड करता है? पोलराइजिबिलिटी ऑफ एन आयन, अब पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन किस बात पर निर्भर करता है? साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द कैटायन। ये किस बात पर निर्भर करता है? पोलराइजिबिलिटी। सॉरी, अब आपका पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन किस बात पर निर्भर करता है? साइज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑन द कैटायन। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन किस पे निर्भर करता है? साइज ऑफ कैटायन की इनवर्सली छोटा साइज होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, और चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। पोलराइजिबिलिटी ऑफ एन आयन किस बात पे निर्भर करता है? सब पढ़े हैं आप। इसमें क्या होना चाहिए? एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली, ये ध्यान दीजिए, यहाँ साइज ऑफ कैटायन की इनवर्सली पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिबिलिटी साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली, और चार्ज ऑन द एनायन के डायरेक्टली। ये सब फैक्टर्स आपको पता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी आपका निर्भर करता है पोलराइजेशन इफेक्ट के इनवर्सली। जिसमें पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने से थर्मल स्टेबिलिटी कम होता है, यानी कि उस केस में पोलराइजिंग पावर कैटायन का या तो ज्यादा होगा, या पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा होगा, या दोनों ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन भी ज्यादा होगा, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन भी ज्यादा होगा। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन किस बात पर निर्भर करता है? साइज के इनवर्सली। साइज छोटा होना चाहिए। साइज ऑफ कैटायन अगर छोटा होगा तब ना खींचेगा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन, और चार्ज कैटायन पे ज्यादा होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तब ना खींचेगा। एनायन का साइज पे डायरेक्टली क्यों डिपेंड करता है पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन? तो देखो यहाँ कैटायन है A+, एनायन है B-। अभी ये दोनों आयनिक है, तो इसका साइज अगर बड़ा होगा तब इसका न्यूक्लियस का पकड़ इस इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। जब न्यूक्लियस का पकड़ इस इलेक्ट्रॉन पे कम होगा तो इसका ये साइज अगर छोटा रहा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन अभी B- के पकड़ में था, अब ये इलेक्ट्रॉन A और B के बीच में आ जाएगा, और यही कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करने लगेगा। मतलब आपका ये बॉन्ड आयनिक ना होके क्या होना शुरू हो जाएगा? कोवेलेंट होना शुरू हो जाएगा। मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करना शुरू हो जाएगा, और बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करना शुरू हो जाएगा तो इसको तोड़ना आसान हो जाएगा।
देख लीजिएगा शायद पिछले क्लास में शायद हम लोग पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन यहाँ लिखा हुआ था तो हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन लिख देते, नहीं वहां कर दीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन, मतलब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन। तो इतना जो करने से बढ़िया है, इतना जो हम लोग कर रहे हैं उससे अच्छा है, ठीक है, उससे अच्छा है कि तो ये जो थर्मल स्टेबिलिटी था हमारा, फिर से हम बात कर रहे थे, तो थर्मल स्टेबिलिटी को बस बोलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, बस इतना जानिए आप। पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। आपका कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है पोलराइजेशन इफेक्ट पे। पोलराइजेशन इफेक्ट दो भाग में है, ए में आता है पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, ये सब ध्यान दीजिए तभी ऑर्डर लिख पाइएगा आप, ये सब हम आपको बता चुके हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर डिसाइड करना, ऑर्डर भी लिखे थे उस समय। तो थर्मल स्टेबिलिटी वही कोवेलेंट कैरेक्टर का उल्टा ऑर्डर, और आयनिक कैरेक्टर वाले ऑर्डर का डायरेक्टली हो जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा वो ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा, जिसमें आयनिक कैरेक्टर कम यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा वो थर्मली स्टेबल कम होगा। मतलब ये पोलराइजेशन इफेक्ट पे डिपेंड करेगा, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन पे। क्योंकि पोलराइजेशन दो चीज से है, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन दोनों से बना हुआ है। पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन कब ज्यादा होगा, जब साइज ऑफ केटायन छोटा हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन। चार्ज ऑफ केटायन ज्यादा हो, पोलराइजेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लूज छोड़ने का टेंडेंसी ज्यादा कब होगा, जब साइज ऑफ एन आयन बड़ा हो। तब ना न्यूक्लियस, जब साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का पकड़ इलेक्ट्रॉन पे कम रहेगा, और जब न्यूक्लियस का पकड़ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होगा तो उस केस में एनायन का साइज बड़ा होगा। मेरा बड़े साइज वाले एनायन में ही न्यूक्लियस का पकड़ इलेक्ट्रॉन पे कम होता है, तो इसीलिए जब न्यूक्लियस का पकड़ इलेक्ट्रॉन पे कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से केटायन के द्वारा पोलराइज किया जा सकता है, केटायन खींच लेगा उस इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए यहाँ साइज ऑफ एनायन फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। और क्या निर्भर करता है साइज ऑफ एनायन के साथ साथ, क्या चीज फैक्टर निर्भर करता है यहाँ, चार्ज ऑन एनायन। एनायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसका खींचा जाएगा केटायन के द्वारा। केटायन पे प्लस चार्ज जितना आएगा माइनस चार्ज, और यहाँ पे प्लस चार्ज की बात होगा। केटायन पे जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा एनायन के इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेगा केटायन। केटायन का साइज जितना छोटा होगा न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेगा। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा न्यूक्लियस, एनायन वाले न्यूक्लियस का पकड़ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, तो केटायन उस केस में आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है अपनी ओर, पोलराइज कर सकता है, ध्रुवीकरण हो सकता है इलेक्ट्रॉन का किसकी ओर, केटायन की ओर। और अगर एनायन पे चार्ज ज्यादा है, मतलब माइनस चार्ज ज्यादा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रॉन खुद चाहेगा कि हम दूर भागें, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन है, हम फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो और रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आया तो रिपल्सन होने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हम दूर जाएं, किसकी ओर जाएं, केटायन की ओर जाएं। इसीलिए चार्ज पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड, मतलब चार्ज करने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज ऑफ केटायन मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। फिर से हम एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तीसरा आता है हमारा
कोवेलेंट करेक्ट आयनिक कैरेक्टर, चलो आयनिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम। कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड के लैटिस को ब्रेक करने में लगने वाले एनर्जी को हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। लैटिस एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू नॉट से। ये एक तरह से ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। यही जो यू नॉट होगा वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, Q1 Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मॉड लगा दीजिए ना, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ केटायन एंड एनायन। केटायन और एनायन में जो जब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा होगा, सब पढ़ाया हुआ है। लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस। R प्लस है साइज ऑफ केटायन। केटायन का साइज भी छोटा होना चाहिए। लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R माइनस साइज ऑफ एनायन। या तो केटायन का साइज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखना है पहले, फिर केटायन का साइज का इनवर्सली और एनायन के साइज का इनवर्सली होगा लैटिस एनर्जी। क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है माइनस के होता है कांस्टेंट, Q1 Q2 बाय R। तो इसीलिए ये एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है। तो हाँ यू नॉट डिपेंड किया प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2, यू नॉट हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन, यू नॉट हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। सब पे आप सवाल बना चुके हैं। अरे आपको अगर पूछ ही दिया तो चलो मान लो पूछ ही रहा है हमसे, घबराने की बात नहीं है, चलो पूछ रहा है तो हम बताते हैं लैटिस एनर्जी, ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। अगर हमसे पूछ दिया K2SO4 MgSO4 Al2SO4 होल 3, बताओ। एक क्वेश्चन है, ले लेते हैं। यहाँ 2 प्लस है 2 माइनस है, यहाँ पे भी 2 प्लस 2 माइनस है ना। यहाँ भी 2 प्लस 2 माइनस, और भाई Mg2 प्लस SO4 2 माइनस। यहाँ क्या होगा 6 प्लस 6 माइनस, नहीं समझ में आया, कहाँ से लिख दिए ज़्यादा। 2Na प्लस SO4 2 माइनस, 2K प्लस SO4 2 माइनस, Mg2 प्लस SO4 2 माइनस, 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। यहाँ 6 प्लस 6 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज़्यादा किस में है? Al2SO4 होल 3। तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा Al2SO4 होल 3 सबसे ज़्यादा। फिर आता है 2 प्लस 2 माइनस वाला, तो यहाँ कर दीजिए Na2SO4 ऑब्लिक K2SO4 ऑब्लिक MgSO4। सब में SO4 2 माइनस कॉमन है, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। अलग क्या है? Na प्लस है एक में, K प्लस है, Mg2 प्लस। साइज कंपेयर कर सकते हो, साइज छोटा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, चाहे केटायन का साइज हो चाहे एनायन का साइज। तो जरा ऑर्डर देखो तो Na प्लस K प्लस
साइज इधर इंक्रीज करता है, सॉरी, और नीचे की ओर इंक्रीज करता है। तो सब साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, लेफ्ट और नीचे डाउन। साइज ऑफ कैटायन सबसे ज्यादा क्या किसका होगा, A+, फिर Na+, फिर Mg2+। मतलब लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा Al2SO4 सबसे ज्यादा, फिर इसका साइज ऑफ कैटायन सबसे छोटा है इसलिए MgSO4 हो जाएगा, फिर सबसे छोटा साइज आया Na+ का तो Na2SO4 का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, फिर उससे भी छोटा साइज आया K2SO4 का तो फिर K2SO4 का लैटिस एनर्जी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला काम है आपको करना क्या है कि आप पहले चार्ज देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज को देखिए, प्लस माइनस चार्ज को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2 + 2 - को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 6 + 6 - को मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा तो सबसे ज्यादा। अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सब में सेम आया तो वहां देखिए साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सली कर दीजिए, अगर कैटायन चेंज कर रहा है तो, अगर एनायन चेंज कर रहा है तो साइज ऑफ एनायन के इन्वर्सली कर दीजिए। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन दिखाते थे, सिंपल है ये सब प्योर केमिकल बॉन्डिंग में हम सारा चीज डिस्कस किए हैं इसी दिन के लिए। NaF, NaCl, NaBr, NaI सब में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सब में सेम है, कैटायन सब में सेम है, Na+, 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 Na+। एनायन सब में क्या है, F-, Cl-, Br-, I-। इधर साइज ऑफ एनायन घटेगा क्योंकि नीचे की ओर जाएंगे साइज ऑफ एनायन बढ़ता है, तो F- की ओर साइज ऑफ एनायन डिक्रीज करेगा, तो इधर लैटिस एनर्जी इंक्रीज करेगा। पीछे वाला भूलिएगा, कोई काम नहीं चलेगा, पीछे वाले को ध्यान देना है। लैटिस एनर्जी 3 फैक्टर पे, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, प्लस और माइनस चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना है, पहला निर्भर करेगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन। तो पहले हम लोग प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सबका निकाल लेंगे, फिर उस आधार पर लैटिस एनर्जी का ऑर्डर सजा लेंगे, फिर देखेंगे फिर हम देखेंगे साइज ऑफ कैटायन वेरी कर रहा है कि साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ कैटायन वेरी कर रहा है तो छोटा कैटायन वाले का लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, बड़ा कैटायन वाले का लैटिस एनर्जी कम होगा। यदि साइज ऑफ एनायन वेरी कर रहा है तो छोटा एनायन वाले का लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, बड़ा एनायन वाले का लैटिस एनर्जी कम होगा, क्योंकि साइज पे इन्वर्सली है। लेकिन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पहले देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कम है तो साइज पे इन्वर्सली, कैटायन के साइज और एनायन के साइज पे इन्वर्सली। और यदि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम नहीं है तो पहले हम लोग प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के आधार पे ऑर्डर सजाते हैं, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ चार्ज प्लस माइनस चार्ज का प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसमें प्लस माइनस चार्ज का प्रोडक्ट कम आएगा उसमें लैटिस एनर्जी कम होगा। ठीक है, लैटिस एनर्जी के बाद हाइड्रेशन एनर्जी हम लोग देखे थे। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसमें कैटायन होगा, एनायन होगा,
मतलब उसमें दो चीज का हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन ऑफ केटायन यहाँ हाइड्रेशन ऑफ एनायन होगा। अगर उसको पानी में ले जाएंगे तो आयनिक कंपाउंड को पानी में ले जाइएगा तो केटायन में टूटेगा और एनायन में टूटता है, उसमें हाइड्रेशन ऑफ केटायन होगा और हाइड्रेशन ऑफ एनायन होगा। तो हाइड्रेशन किस बात पर निर्भर करता है? साइज ऑफ आयन छोटा हो, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी निर्भर करता है आपका, हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड निर्भर करता है किस पे? कि केटायन का भी साइज छोटा हो, एनायन का भी साइज छोटा होगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा घेरेगा, और जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा घेरेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगा अट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा रिलीज होगा, क्योंकि हाइड्रेशन निर्भर करता है किस पे? हाइड्रेशन मतलब पानी का मॉलिक्यूल किसी भी आयन को घेर लेता है और उसको स्टेबिलाइज करता है थ्रू आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो देखो हाइड्रेशन एनर्जी निर्भर करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन, हम लोग जानते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन। तो अगर हमसे पूछा जाए, हमको एक कंपाउंड दे दे, मान लो NaF, NaCl, NaBr, NaI, ये कंपाउंड, हम ये 4 कंपाउंड का लिस्ट दे दे और यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछे, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर भी क्या होगा? इधर एनायन का साइज घट रहा है तो लैटिस एनर्जी भी इधर ही बढ़ेगा, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी मतलब है मेरा आयन के हाइड्रेशन से। तो Na+ टूटता है Na+F-, Na+Cl-, Na+Br-, Na+I-, सब में Na+ ही है मेरा, मतलब इसमें सारे में Na+ का हाइड्रेशन होगा, लेकिन यहाँ निर्भर कर रहा है एनायन पे, F- है, एक में Cl-, है, एक में Br-, एक में I- है। तो देखोगे कि इधर साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज कर रहा है। तो साइज बढ़ने से क्या होगा? हाइड्रेशन ऑफ एनायन डिक्रीज करेगा। सो डज हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन ऑफ एनायन के हाइड्रेशन के कम होने से हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगा इधर, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी कम होने का वजह, हाइड्रेशन ज़्यादा कब होगा? जब एनायन या केटायन का साइज छोटा हो, तब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा घेरेगा, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा घेरेगा उस केस में आयन और सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो अधिक एनर्जी बाहर रिलीज होगा। देखो यहाँ एनायन का साइज देखो इधर बढ़ रहा है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी किधर बढ़ेगा? NaF हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर, NaF का सबसे ज़्यादा, फिर NaCl, फिर NaBr, फिर NaI। सब कुछ लिखते चलो। फिफ्थ देखना है मेल्टिंग पॉइंट ऑब्लिक बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी मेल्ट आयनिक सॉलिड, अगर मेरा सॉलिड आयनिक सॉलिड है, ये सब चीज़ हम लोग बॉन्डिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ आप रेफर करिएगा। हमारा आयनिक सॉलिड है तो मेरा जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो निर्भर करेगा कोहेसिव एनर्जी ऑफ बिटवीन एक्टिंग बिटवीन द आयंस। ये निर्भर करेगा मेरा कोहेसिव एनर्जी जो कि आयंस के बीच लग रहा है,
उस पर निर्भर करेगा। मतलब कि ये निर्भर करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ही ना कोहेसिव एनर्जी का एक पैरामीटर है। लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो मेरा लैटिस उतना तगड़ा बनेगा। लैटिस एनर्जी किस पर निर्भर करता है आपको पता है? लैटिस एनर्जी निर्भर करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे, और निर्भर करता है केटायन के साइज के इन्वर्सली और एनायन के साइज के इन्वर्सली होता है। तो देखो लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा मेरा क्रिस्टल उतना तगड़ा होगा, और उसको हम देख लो उसको उतना ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तब जाके वो मेल्ट करेगा। थर्मल स्टेबिलिटी और मेल्टिंग में अलग अंतर है। मेल्टिंग मतलब पिघलना होता है और थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है डीकंपोजिशन, टूटना और पिघलना अंतर है। थर्मल स्टेबिलिटी इज ए फॉर्म ऑफ डीकंपोजिशन, टूटने की बात होती है थर्मल स्टेबिलिटी में, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन इफेक्ट। लेकिन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलिए कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, टूटने की बात है। यहाँ है पिघलने की बात, बॉयल होने की बात। तो बॉयल होना निर्भर करता है हमारे लैटिस एनर्जी पे, पिघलना निर्भर करता है लैटिस एनर्जी पे, क्योंकि लैटिस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब तक कम नहीं होगा, मतलब सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब तक कम नहीं होगा तब तक मेल्ट का बात ही नहीं करेंगे। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही अगर ज्यादा होगा सॉलिड में, मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा सॉलिड में, तो यहाँ क्या होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। और एक चीज और ध्यान देना है, आयनिक सॉलिड का लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है आपके कोवेलेंट सॉलिड, लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। अरे मेल्टिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड का ज्यादा होता है आपके कोवेलेंट सॉलिड से, ठीक है। आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका किसका ज्यादा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ आयनिक कैरेक्टर बोलिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब ए वाला पॉइंट ये है, बी वाला पॉइंट ये है। महत्व अधिकांश केस में हम लोग लैटिस एनर्जी को देते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को डिसाइड करने के दौरान, लेकिन कभी कभी आयनिक कैरेक्टर भी अपना खेल करता है। चलो तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं कुछ का। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, सब में कैटायन सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एनायन का साइज इधर की ओर घट रहा है। साइज ऑफ एनायन इधर घट रहा है, इसका मतलब किसी ओर आपका लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगा। थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर भी देख लेते हैं। जो आयनिक कैरेक्टर देखना है तो पहले कोवेलेंट कैरेक्टर का उल्टा होता है ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर देखिए। कोवेलेंट कैरेक्टर निर्भर करता है क्या चीज? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, और निर्भर करता है पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन।
पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन तो कांस्टेंट है, यहाँ Na+ ही है तो सब में Na+ ही रहेगा, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन यहाँ कांस्टेंट है। चेंज क्या कर रहा है? पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन निर्भर करता है साइज ऑफ एनायन पे और निर्भर करता है चार्ज ऑफ एनायन। सब में चार्ज तो -1 है, लेकिन साइज इधर घट रहा है, तो मतलब साइज इधर बढ़ेगा। जब इधर बढ़ेगा तो पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है इस ओर। पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन आपका Na की ओर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर इधर इंक्रीज करेगा। मतलब आयनिक कैरेक्टर उल्टा डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि लैटिस एनर्जी भी इधर बढ़ रहा है, आयनिक कैरेक्टर भी इधर बढ़ रहा है। मतलब आपका आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में अगर दोनों फैक्टर साथ दे दिया तब तो कोई लफड़ा होने वाला नहीं है, एकदम खुश हो जाइए। कोई अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट तरफ बढ़े, अगर लैटिस एनर्जी इधर बढ़े, आयनिक कैरेक्टर इधर बढ़ने लगे, तो उस केस में थोड़ा सावधान रहिएगा, थोड़ा सा ऑर्डर उल्टा पुल्टा हो सकता है। हम लोग लैटिस एनर्जी को महत्व देते हैं, लेकिन आयनिक कैरेक्टर की वजह से थोड़ा सा ऑर्डर चेंज भी कर सकता है। लेकिन यहाँ लैटिस एनर्जी भी इधर बढ़ रहा है, आयनिक कैरेक्टर भी इधर बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इधर बढ़ेगा।